हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं और टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन। और बहुत कॉमन टॉपिक है बच्चों, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। लेकिन बच्चे कई बार इसका मिसकॉन्सेप्ट ऐसे कर लेते हैं इसको कि बहुत लंबे दूरी तक ये क्या करता है, फिर मार करता है और कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाते। 9th का जो साइंस है बहुत ही खास साइंस है। अगर आपने आगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है तो 9th के साइंस को जितना अच्छे से आप कर सकते हो, जितना मन लगा के कर सकते हो, दिल के साथ कर सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस बात को आपने जरूर ध्यान रखना बच्चों पढ़ते हुए, ठीक है। और अभी मैं 9th और 11th के लेक्चर इकट्ठे किए हुए हैं ताकि बेसिक्स सभी का एक जैसा थोड़ा सा इंप्रूव हो। उसके बाद 9th और 11th की क्लासेज सेपरेट हो जाएंगी और 11th के ऊपर हमारा फिर थोड़ा सा हायर उसमें हम चलेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? हमने देखा जब एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो बार बार उस पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए वो कैसे निकालें कि टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है वो, तो उसके लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दी, स्पीड या वेलोसिटी। फिर हमने देखा कि स्पीड भी टाइम के साथ चेंज हो रही है। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा ना, पिछले लेक्चर में हमने ये निकाला था कि स्पीड यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। अगर यूनिफॉर्म होगी तो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी, स्पीड में चेंज नहीं आएगा। या आप ये कह सकते हो कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर की गई है, हमने ग्राफ भी ड्रा किया था, ठीक है ना। और दूसरी बात है यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो पक्की बात है कि वो पार्टिकल इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। पहले सेकंड में 10 मीटर, अगले सेकंड में 5 मीटर, उससे अगले सेकंड में 3 मीटर, फिर उससे अगले सेकंड में 10 मीटर। यानी कभी स्पीड डिस्टेंस एक सेकंड में ज़्यादा कवर कर रहा है, कभी एक सेकंड में कम कवर कर रहा है, ठीक है। तो वो होगी स्पीड वेरी कर रही है। तो जब किसी पार्टिकल की टाइम के साथ जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, स्पीड फिक्स नहीं है, तो उसको भी डिफाइन करने के लिए उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक फिजिकल क्वांटिटी हमने इंट्रोड्यूस की एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को बेसिकली हम लिखते हैं बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। यानी किस दर से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल टू, ये जो साइन है ये साइन बच्चे में, इसका मतलब चेंज किसमें? अगर स्पीड में है तो यहां स्पीड लिख दो, डिवाइड बाई चेंज इन किसमें? टाइम में, यानी टाइम इंटरवल। इसको आप बेसिकली टाइम इंटरवल कह सकते हो, कितने टाइम में कितना स्पीड में चेंज आया है। या आप इसको कह सकते हो बच्चों चेंज वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज टाइम। तो बार बार इस नंबर को लिखने के बजाय हम ऐसे लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी इन ए गिवन टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। यूनिट क्या आएगी बच्चों? स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट भी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो अमूमन इसको हम जो बोलते हैं वो इस तरह से बोलते हैं। हालांकि ये बोलने का ढंग अच्छा नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि इससे आप इसकी ये फील ही नहीं ले पाते कि मतलब क्या है इसका। मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बजाय बच्चे अगर आप इसको मीटर पर सेकंड बोलेंगे, हालांकि 3 बार ऐसे बोलने से थोड़ा सा लगता है कि अजीब सी बात हो गई है, लेकिन एक्चुअली में यहां से पता चलता है मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में जो स्पीड है वो कैसे बदली है, क्योंकि ये स्पीड की यूनिट है और ये किसकी है? टाइम की यूनिट है। तो अमूमन इसको फिर लिख देते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहां से कोई फीलिंग नहीं आ रही है आपको, क्या चेंज हो रहा है? यहां लगता है लेंथ चेंज हो रही है टाइम के डबल के स्क्वायर के। मतलब क्या हुआ इसका? टाइम के डबल के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, नथिंग मीनिंग। यहां मीनिंग बन रहा है स्पीड मीटर पर सेकंड, मान लीजिए जैसे मैंने कहा 2 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड चेंज हो रही थी? 2 मीटर की हो रही थी। क्लियर है ना बात? अब जो एक्सेलरेशन है ये भी उस 2 टाइप से होगा बच्चे, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसे ध्यान से समझना, बहुत कमाल का टॉपिक है ये। मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि हम सारे के सारे पॉइंट्स
क्लियर करने की कोशिश करें। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैसेंजर पे छोड़ सकते हैं, और आप उसमें मेल पे भी आप आपका क्वेश्चन भेज सकते हैं। बच्चों के आते हैं मेल पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेल की बजाय बच्चों अगर व्हाट्सएप पे भेजें ज़्यादा बेटर होगा, वो कन्वीनियंट वे होगा मेरे लिए भी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बच्चों? कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन फिक्स है, और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो वेरी कर रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो हमारा जो मेन फोकस है इस चैप्टर में वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ही रहेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? इसका साफ साफ सा मतलब ये है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी in equal time interval, equal time interval. This is the meaning of uniform acceleration और constant acceleration कि एक velocity में change equal आया है और equal time interval में आया है, equal change आया है और equal time interval में आया है। अब जैसे मैंने लिखा an acceleration of a body is 5 meter per second square, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, मैंने क्या कहा था, इसको कैसे दिखाते हैं हम? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। इसका मतलब ये बच्चे हर सेकेंड में जो स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, उसके मैग्नीट्यूड में, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड का। मतलब हर सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड का अगर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब पहले अगर मान ले ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो रेस्ट पे उसकी स्पीड क्या थी बच्चों? 0। 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका साफ तौर पर यह मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड का मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर सेकंड में इक्वल चेंज हो रहा है। तो आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, थोड़ा सा और पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे, लेकिन पहले इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दें आप कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल वेलोसिटी का चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। यानी एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। क्लियर होगी बात? लेकिन एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो बात मुझे लगता है समझ में आ गई आपको। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है बच्चे? अगर एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, यानी एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो, या तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो, इस केस में क्या होगा? क्या मीनिंग है इसका डिक्रीजिंग में? मान लेते हैं एक बॉडी का एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है और वो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। और एक्सेलरेशन कैसे इंक्रीज कर रहा है बेटे? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब है पहले 10 सेकंड में एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगले 10 सेकंड में एक्सेलरेशन रह गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगले 10 सेकंड में रह गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, मान ले पहले 10 सेकंड में 0 से लेकर 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन जो था बेटे वो कितना था? वो था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 से लेकर 20 सेकंड तक एक्सेलरेशन रह गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 से लेकर 30 सेकंड तक एक्सेलरेशन रह गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अमूमन ये स्टेटमेंट या इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से कि अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि स्पीड भी डिक्रीज कर रही है? ये सोचने की बात है। और अमूमन बच्चों के दिमाग में यही बात आती है कि अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर गया तो स्पीड भी तो डिक्रीज करनी चाहिए। स्पीड भी क्या करनी चाहिए? डिक्रीज करनी चाहिए। आप खुद सोचो बच्चे, जब एक्सेलरेशन 0 था, यानी एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 0 है। इसका मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वी। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से है गाड़ी की स्पीड, और उस गाड़ी की स्पीड में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, आप आराम से बैठे हो, आप सोए हुए हो या रिलैक्स होकर बैठे हो, तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि गाड़ी की स्पीड बढ़ी है घटी है, क्योंकि सो कांस्टेंट है, 40 मीटर पर सेकंड है। अचानक स्पीड बढ़ेगी आपको पता चलेगा, अचानक स्पीड घटेगी तो भी पता चलेगा। वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो आपको पता चलता है।
लेकिन अगर जब स्पीड कांस्टेंट है या v चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो जीरो है। एक्सेलरेशन क्या बच्चों? जीरो है, स्पीड में चेंज नहीं है। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कर दिया कांस्टेंट, मान लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया, या जैसे यहां था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया। जब एक्सेलरेशन फिक्स कर दिया, इस एक्सेलरेशन फिक्स करने का मतलब ये है कि अब ये फिक्स हो गई है बात कि उस गाड़ी की स्पीड हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। ठीक, जैसे आपने नोट करना शुरू किया, स्पीड थी 40 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में देखा उसकी स्पीड 42 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 44 हो गई, फिर 46 हो गई, फिर 48 हो गई। जैसे ट्रेन है, ट्रेन जब स्टेशन से चलती है तो जब शुरुआत में चलती है आप देखो बेटे उसकी स्पीड एकदम से नहीं, एकदम से वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाएगी, नो, कभी नहीं। वो क्या करती है, वो एक्सेलरेट होती है धीरे धीरे, पहले थोड़ी बड़ी, फिर बड़ी 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 बड़ी। अब वो यूनिफॉर्मली है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन हो रही है, यानी उसका एक्सेलरेशन उसमें है। जब एक्सेलरेशन आपने दे दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, इसका मतलब उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो क्लियर है बात। एक्सेलरेशन ये हो गया, इसका मतलब हर सेकंड में स्पीड कितना बढ़ रही है बच्चों? इतने से बढ़ रही है। यानी पहले टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो उसकी स्पीड कितनी है? अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो उसकी स्पीड शुरुआत में बचे 0, 1 सेकंड के बाद स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद होगी 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद होगी 6 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद होगी 8 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड में उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो फिक्स है, उसी रेट से बढ़ रही है। पहले 2 थी, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। क्लियर होगी बात। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो डिक्रीज कर रहा है। पहला केस हम इंक्रीज का नहीं कर रहे हैं, डिक्रीज का कर रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करते हुए क्या स्पीड डिक्रीज करेगी या नहीं करेगी, ये चेक करना चाहते हैं। मान लेते हैं गाड़ी कहां चली बच्चे? 0 से चली। कहां से चली? रेस्ट से चली। और हर सेकंड में कितनी स्पीड बढ़नी चाहिए उसकी? 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब हर सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ेगी? 5 बढ़ेगी। तो पहले सेकंड में स्पीड 5, सेकंड में 10, तीसरे सेकंड में 15, फोर्थ में 20। तो 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी कितनी? बताओ शाबाश। 10 सेकंड के बाद स्पीड हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर होगी? अब यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी अब हर सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, स्पीड में चेंज आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा और पॉजिटिव आएगा, बढ़ेगा। तो अब 11वें सेकंड में कितनी स्पीड होगी? 10 सेकंड में कितनी होगी बच्चों? 50। तो 11वें सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 5 नहीं बढ़ेगी, 4 बढ़ेगी। फिर अगले में कितनी बढ़ेगी? 4, फिर उससे अगले में 4, फिर उससे अगले में 4। तो यहां अगर 11वें में 54 है तो 12वें में कितनी आएगी? 58 आएगी। ठीक है, 13वें सेकंड में कितनी आएगी? 12 जोड़ दोगे क्योंकि 4 4 3 जा 12 होगा। तो यहां आते आते कितना इंक्रीज हो जाएगा स्पीड का? 10 सेकंड के बाद हर सेकंड में 4, तो 10 सेकंड में 40। तो यहां स्पीड आ गई बच्चों 90 मीटर पर सेकंड। क्लियर? फिर अगले उसमें देखो आप, अगले केस में देखो बच्चे, अगले केस में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। क्या मतलब है? एक्सेलरेशन अब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो 1 सेकंड में अब स्पीड कितना बढ़ेगी? 3 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। तो 21वें सेकंड में स्पीड कितनी हो जाएगी? 93 मीटर पर सेकंड। 22वें सेकंड में 96 मीटर पर सेकंड। तो कुल मिलाकर 10 सेकंड में कितना स्पीड का इंक्रीज आएगा? 30 मीटर पर सेकंड का। तो इसमें 30 राइड कर दो, तो 30 सेकंड के बाद उस गाड़ी की स्पीड हो जाएगी 120 मीटर पर सेकंड। अगले 10 सेकंड में एक्सेलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी अगले 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन फिक्स कर दिया। यहां तो वैसे तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक फिक्स टाइम के लिए वो फिक्स कर दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ेगी? हर सेकंड में स्पीड बढ़ेगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 सेकंड में कुल बढ़ के कितनी हो जाएगी? 20। तो अगला आ जाएगा 140 मीटर पर सेकंड। 40 से 50 तक एक्सेलरेशन दे दिया बच्चे उसने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मर्जी उसकी कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। मैंने तो एक जस्ट एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब हो गया बच्चे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 सेकंड में अगर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ेगी तो 10 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 और आप इसमें जोड़ दीजिए 150 मीटर पर सेकंड। 150 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। बड़ी मजेदार बात है। अगला केस लेते हैं 50 से 60 सेकंड। 50 से 60 सेकंड एक्सेलरेशन हो गया बच्चों 0।
एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहां 50 सेकंड पे से लेकर 60 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0 का मतलब स्पीड में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अगर यहां स्पीड 150 मीटर पर सेकंड की है तो 60 सेकंड के बाद भी वो स्पीड 150 मीटर पर सेकंड की ही होगी। उम्मीद है समझ रहे होगे। क्यों? क्लियर है ना? यहां से यहां तक अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करता, यहां हो जाता बेटे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां हो जाता 6, यहां हो जाता 7, यहां हो जाता 8, फिर क्या होता? यहां 5 है तो 10 सेकंड में तो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती। अब यहां एक्सेलरेशन कर दिया मान लीजिए 6, तो 10 अगले 10 सेकंड में स्पीड में कितनी बढ़ोतरी होती है बेटे? 60 सेकंड की। तो यहां आंसर आता 110 मीटर पर सेकंड। अगले 10 सेकंड में कर दी 7, तो 70 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज होगा नेक्स्ट 10 सेकंड में। तो यहां स्पीड कितनी हो जाती? 180 मीटर पर सेकंड हो जाती। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो एक्सेलरेशन चाहे इंक्रीज हो रहा हो, एक्सेलरेशन चाहे डिक्रीज हो रहा हो, स्पीड पे या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, दोबारा सुन ले मेरी बात, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा हो, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा हो, इन ऑल 3 केसेस द स्पीड विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग। अगर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में, उसी सेंस में है, जब भी मैं वर्ड एक्सेलरेशन यूज कर रहा हूं मतलब हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, मैं उसको क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं, मैं उस सेंस में बात कर रहा हूं बच्चों। तीनों ही केस में स्पीड बढ़ेगी, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है, देखो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड का इंक्रीज आएगा। अगर मान लेते हैं यहीं से देखते बेटे, 1 से ये 10 सेकंड, ये 20 सेकंड, ये 30 सेकंड, ये 40 सेकंड, तो 0 पे आपकी स्पीड 0 थी और मान लिया आपकी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है बच्चों? फिक्स है, वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर फिक्स है तो 10 सेकंड के बाद स्पीड होगी 50 मीटर पर सेकंड, अगले 10 सेकंड में हो जाएगी बच्चे 100 मीटर पर सेकंड, अगले 10 सेकंड में हो जाएगी 150 मीटर पर सेकंड, अगले 10 सेकंड में हो जाएगी 200 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि कैसे स्पीड आपकी इंक्रीज होगी और स्पीड के इंक्रीज होने का रेट कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि स्पीड के चेंज होने का, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट कांस्टेंट है, मतलब फिक्स रेट से इंक्रीज या डिक्रीज होगी। यहां रेट फिक्स नहीं है, यहां रेट फिक्स नहीं है। पहले 10 सेकंड में 50 का इंक्रीज हुआ, अगले 10 सेकंड में 40 का इंक्रीज हुआ, अगले 10 सेकंड में 30 का इंक्रीज हुआ, अगले 10 सेकंड में 20 का इंक्रीज हुआ, अगले 10 सेकंड में 10 का इंक्रीज हुआ। वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन उसके बढ़ने का रेट घट रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन उसके बढ़ने का रेट घट रहा है। हैव यू ऑब्जर्व माई पॉइंट? हैव यू गॉट माई पॉइंट? उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रही है और साथ में उसके बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है। बढ़ तो रही है लेकिन बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है। और रेट कैसे बढ़ रहा है? जैसे मैंने बताया था आपको, वो रेट आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कैसे बढ़ेगा। जैसे 7 का मैंने एग्जांपल लिया था, 5 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 7 हो गए, उस हिसाब से हम इसको दिखा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या है और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। ये बड़ा खास टॉपिक है, बच्चे आमतौर पर इसमें क्या रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अगला एक केस आता है, एक वर्ड हम यूज करते हैं बच्चों, फ्री फॉल का, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात चल रही है और इसका जिक्र ना हो तो वो भी एक नाइंसाफी होगी। फ्री फॉल का मतलब क्या है? फ्री फॉल का मतलब ये है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ड्रॉप करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं इस तरह से, तो वो केवल और केवल हमने फ्री कर दिया कि भाई आप अपनी मर्जी से जाइए। हालांकि उसकी मर्जी नहीं चलती, फिर भी किसकी मर्जी चलती है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की मर्जी चलती है। वो उसको अपने प्रभाव में ले लेता है। हमने तो फ्री कर दिया लेकिन कोई और भी है जो उसको अफेक्ट कर रहा है, जो हर एक को अफेक्ट कर रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का जो अर्थ है वो हर बॉडी को अपनी ओर खींच रही है और अर्थ के द्वारा किसी भी बॉडी पर लगाया गया फोर्स, अगर कोई बॉडी फोर्स लगाती है, उसको खींचती है, तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा और उस एक्सेलरेशन को हम एक फिक्स वैल्यू मानते हैं उस एक्सेलरेशन की। हायर क्लासेस में आप इसको पढ़ेंगे। दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, 81 मीटर पर सेकेंड। कई बार क्वेश्चन प्रॉब्लम के लिए हम उसको 10 भी ले लेते हैं और ये वैल्यू बेटे कुछ सर्टेन हाइट तक इसकी वैल्यू फिक्स मानते हैं कि भाई चाहे मैं इस चौक को यहाँ से छोड़ूं ऐसे, चाहे मैं इस चौक को यहाँ से छोड़ूं और चाहे मैं इस चौक को यहाँ से छोड़ूं, तो इसका एक्सेलरेशन
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा या 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। फिर वही बात आती है, यहाँ भी बच्चे गड़बड़ करते हैं कि कोई बॉडी अगर ऊपर से छोड़ दी तो इसका मतलब जी उसकी तो जो स्पीड है ना वो 9.8 मीटर पर सेकंड है। नो, स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड नहीं है बच्चों। स्पीड तो हमने ये देखना है कि अगर 9.8, इसको अप्रोक्सीमेटली बच्चों अगर मैं 10 ले लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, तो अगर मान लिया ये चौक है और इस चौक को आपने यहाँ से फ्री छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, तो फ्री छोड़ने के बाद ये जाएगा बच्चों नीचे की तरफ। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। क्या मतलब है? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 10 है और किस हिसाब से बढ़ेगी? हर एक सेकंड के बाद, मान ले पहले सेकंड के बाद इसकी स्पीड होगी वैसे 10 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट सेकंड में हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट सेकंड में हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट सेकंड में हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। यानी एक ऑब्जेक्ट अगर आपने छत से ड्रॉप किया और वो ग्राउंड पर पड़ने पर 4 सेकंड का टाइम लेता है और आपसे पूछ ले कि कितनी स्पीड से टकराया होगा, अब बच्चे वहां भी गड़बड़ करते हैं। कहते सर जब ऊपर से गई तो वो तो जाके जमीन पे टकरा के रुक गई, वो तो उसकी तो स्पीड 0 हो गई। हमने रुका हुआ नहीं देखना बच्चे, हमने देखना टकराई किस स्पीड से है। तो किस स्पीड से टकराएगी 4 सेकंड के बाद, बताइए, निकाल दो। पहले सेकंड में कितना बढ़ेगी? 10, अगले में फिर 10, अगले में फिर 10, अगले में फिर 10। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड जो आएगी 4 सेकंड के बाद वो 40 मीटर पर सेकंड आएगी। कितनी आएगी बच्चों? 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड आएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये बच्चे एक एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट था कि हम किस टाइप से एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। आगे बहुत कुछ हमने इसमें करना है। इक्वेशन कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन क्या होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। अब हमारा फोकस रहेगा बेटे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे। तो कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज दैट मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चेंज कहा है मैंने, वो डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है सेम पॉइंट पे। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? तो हम क्या बात कर रहे थे बच्चों? हम ये कह रहे थे कि अगर किसी भी बॉडी की स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट का मतलब नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड अगर है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन नीड नॉट बी 0, एक्सेलरेशन नीड नॉट बी 0, नीड नॉट बी 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बहुत मैटर करती है इसमें। इसीलिए एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन में लिखी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा है, न कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिखा है। और आपको ये बात पहले पता है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। और इसका एक एग्जांपल मान लेते हैं, एक गाड़ी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है, 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से ऐसे गई बटे, फिर वो यहाँ से ऐसे मुड़ गई, फिर वो ऐसे मुड़ गई, फिर वो ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे चली गई। जब तक गाड़ी स्ट्रेट लाइन में रहेगी तो उसकी स्पीड तो फिक्स है ही है और स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब उस केस में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? 0 होगा पक्का। लेकिन जब गाड़ी जैसे ही मुड़ेगी तो मुड़ते ही बच्चे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होगी तो पक्की बात है वहां पर एक्सेलरेशन होगा। आई बात समझ में? स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी एक्सेलरेशन हो सकता है। दूसरा एग्जांपल बहुत आसान सा एग्जांपल है, ये सर्कल ले लिया और एक पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है, जैसे आपका पंखा घूमता है या पत्थर धागे के साथ बांध के अगर उसको हम घुमाते हैं तो पत्थर जब घूमेगा तो यहाँ अगर मान लो बच्चों रेडियस मैंने r ले लिया तो वो क्या, जब इसको घुमाओगे ऐसे तो लगातार ये सर्कल में घूमता रहेगा। इसकी स्पीड मान लेते हैं वैसे 10 मीटर पर सेकंड है, पत्थर की घूमने की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी
यहाँ भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन खास बात देखिए, हर पॉइंट पे पत्थर की डायरेक्शन चेंज हो रही है और हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इक्वल स्पीड होने के, कांस्टेंट स्पीड होने के बावजूद भी जो डायरेक्शन है पार्टिकल की घूमने की, वो लगातार चेंज हो रही है और उसके कॉन्टिन्यूसली चेंज होने से जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा डेफिनेटली होगा। इसीलिए, और वो एक्सेलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम उसको कहेंगे, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कैसी मोशन है ये? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्यों है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? क्योंकि स्पीड क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती फिर तो एक्सेलरेशन होता 0, लेकिन वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन होगा। एंड दैट मोशन इज आल्सो नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? अब एक बात और देखते हैं, अब ध्यान से देखिए। एक आसान सा क्वेश्चन देता हूँ बेटे आपको मैं। मान ले एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो टाइम, आपने देखा हो, आप यहाँ खड़े हो, ओरिजिन पे खड़े हो, तो आपने देखा टाइम t इक्वल टू 0 पे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और जैसे ही टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड हुआ वो ऑब्जेक्ट बच्चे आ गया मोशन में, और 10 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? एक कंडीशन लगा देगा वो, द मोशन विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेशन अगर निकालो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t। कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन अगर मोशन है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या आएंगे बच्चों? सेम आएंगे। तो स्पीड कितनी आ गई? स्पीड आ गई, फाइनल स्पीड 20, इनिशियल स्पीड 0, टाइम 4 सेकेंड, अगर 10 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन आ गया बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मतलब 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं आई बात? आसान है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? एक ऑब्जेक्ट है, वो स्पीड से दौड़ रहा था, एक कार सड़क पे दौड़ रही है और कार की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। ए कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर 6 सेकेंड्स और आफ्टर 5 सेकेंड्स इट्स स्पीड डिक्रीजेज टू 10 मीटर पर सेकेंड। उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होकर 10 मीटर पर सेकेंड रह जाती है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? व्हाट इज ए? तो इस केस में ए आएगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल कितनी हो गई माइनस शुरुआत में कितनी थी, डिवाइड बाई कितने सेकंड में कह रहे हैं बेटे हम? 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड। तो क्या आ गया? -30 डिवाइड बाई 5, दिस इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज नोन एज रिटार्डेशन। तो यहाँ इसको हम ये कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन का मतलब हो रहा है कि उसकी स्पीड लगातार टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब गाड़ी चल रही थी तो जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाने शुरू किए तो ब्रेक लगाते ही गाड़ी की स्पीड डिक्रीज होती गई, मीन्स रिटार्डेशन। जब ड्राइवर ने सोचा कि मैंने स्पीड बढ़ानी है तो उसको क्या किया? रेस पे उसने पाँव रखा, और आपने आमतौर पर सुना भी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर बोलते हैं उसको। ये वहीं से बढ़ा है, एक्सेलरेटर बोलते हैं कि हम उसकी स्पीड क्या कर रहे हैं? गाड़ी की स्पीड को एक्सेलरेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और रिटार्ड का मतलब होता है बेटे घटाना। तो नेगेटिव में जब एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने मैग्नीट्यूड निकाला, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है, उसका मतलब ये है कि गाड़ी की स्पीड डिक्रीज हो रही है, और लग भी देख साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले ज्यादा थी और बाद में क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर? एक और क्वेश्चन बेटा, मजेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें आप। ऊपर से एक बॉल पड़ी और वो बॉल पड़ के बेटे यहां ग्राउंड पे टकराई। ग्राउंड पे जब टकराई उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। टकराई, इमीडिएटली टकराते ही 0.1 सेकेंड में इमीडिएटली वो टकरा के वो वापस चलेगी ऊपर की ओर, वापस इमीडिएटली। और जाते हुए भी उसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाला केस जरूरी नहीं है, यही वाला केस आपने लेना। आप दीवार पे मारो, बॉल को मारो, कोई अच्छे से बॉल जो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, प्लास्टिक की बॉल है कोई, या वो छोटी सी बॉल आती है जो बहुत जंप करती है, उसको आप दीवार पे मारिए। जितना जोर से दीवार पे मारेंगे उसी उतना ही उससे आपको वापस मिलेगी वो। तो जिस वेलोसिटी से या जिस स्पीड से टकराई है उसी स्पीड से टकरा के वो वापस आएगी। तो क्या कहेंगे? स्पीड क्या है बच्चों? सेम है।
स्पीड क्या है, सेम है। मेरी बात समझ रहे हो, स्पीड क्या है, सेम है, ठीक है, स्पीड सेम है, लेकिन क्या वेलोसिटी सेम है? आपको पता है वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे। अगर इसकी डायरेक्शन बच्चे नीचे की तरफ है तो टकरा के जो बॉल गई है उसकी डायरेक्शन किस तरफ हो गई है, ऊपर की तरफ हो गई है। तो डायरेक्शन चेंज हो गई है, और डायरेक्शन चेंज हो गई है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई है। अगर बच्चों आपने इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना है और ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, मर्जी आपकी, जैसे मर्जी आप मान सकते हो। मान लिया इसको आपने क्या माना बच्चे, ए माना है, इसकी स्पीड जो है ये वाली डायरेक्शन हमने मान ली बेटे पॉजिटिव, तो इसको मान लेते हैं इनिशियल स्पीड v1 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी आगे बच्चे -10 मीटर पर सेकंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अमूमन बच्चे आंसर 0 दे देते हैं, कहेंगे जी पहले भी स्पीड 10 थी, बाद में भी स्पीड 10 है, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। नो, एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ। डायरेक्शन जहां भी चेंज होगी बच्चों, भले ही स्पीड सेम हो, एक्सेलरेशन पक्का आएगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना आएगा, देखो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, v2 है -10, v1 कितना है बच्चे 10, -10 डिवाइड बाई टाइम 0.1, तो 0.1 में के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया -10 -20 डिवाइड बाई 0.1, तो यहाँ से आप देखिए बच्चे ये आ गया -200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर उस टाइम पे, दीवार की वजह से, क्योंकि जैसे ही बॉल जाके दीवार पे टकराएगी, ग्राउंड पे टकराएगी तो ग्राउंड फोर्स लगाएगा, और जहां भी किसी बॉडी पे बेटे फोर्स लगता है ना उसके अंदर पक्का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन आता ही फोर्स की वजह से है, अगर कोई नेट फोर्स उस पर लग रहा है तो, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर गलती से आप कई बार गड़बड़ कर देते हैं, जैसे पत्थर घुमा रहे हो आप, किसी में घुमा रहे हो, सर्कल में धागे के साथ, ठीक है, और स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, फिर भी क्या है, एक्सेलरेशन है। क्यों है, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग लगा रहा है, और वो क्या कर रहा है, बार बार वो स्ट्रिंग उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। बगैर फोर्स लगाए कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। तो डायरेक्शन चेंज हुई है तो इसका मतलब फोर्स है, और फोर्स है तो पक्की बात है उसमें क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉइंट। एक्सेलरेशन होता क्या है और किस टाइप से बच्चे इसको हम डिफाइन करते हैं और कैसे इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में भी यहां देखो बच्चे, यहां एक्सेलरेशन है, यहां टाइम है। तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ग्राफ कहां आएगा बच्चे, नीचे आएगा। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो टाइम के साथ ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के साथ बनाते हो तो वो हमेशा उसके पैरेलल आएगा, चाहे वो स्पीड का ग्राफ बनाते हो, चाहे वो पोजीशन का ग्राफ बनाते हो, चाहे किसका बनाते हो, एक्सेलरेशन का बनाते हो। एक बात ध्यान रखें बच्चे, ग्राफ बहुत ध्यान से बनाने हैं, क्योंकि ग्राफ के अंदर ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, कोई डाउट नहीं है इसमें, एकदम झटके से आप बता सकते हो। अब इस ग्राफ को देखते ही आप बता सकते हो सर उस बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड जो बढ़ रही है या जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वल चेंज आ रहा है इक्वल टाइम में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये बता सकते हो कि सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है। बिल्कुल 2 पॉइंट क्लियर कर रहे हो आप यहां पर। उससे क्या बता सकते हो, उससे बता सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, और स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, उसकी स्पीड इक्वल टाइम, जो पोजीशन है वो इक्वल टाइम में इक्वल पोजीशन का चेंज कर रहा है, ये मतलब उसका होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के इसके लिए अगर बच्चों क्या बनाए, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन ध्यान रखें, हम स्ट्रेट लाइन मोशन में बात करेंगे तो स्पीड और वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन की आप बात कर रहे हो, ठीक है ना, अगर ऐसे बात कर रहे हो तो ठीक है। तो यहां देखो, अगर जब आप देखिए यहां अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है बेटे, पॉजिटिव है, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो ये ग्राफ बच्चे यहां से शुरू होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में इंक्रीज होगा, टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि क्या बन गई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बन गई, तो इक्वल टाइम में ये बढ़ेगा, तो इस कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और ये इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगा। और अगर क्या है, अगर आपकी ऑलरेडी स्पीड है गाड़ी की कुछ ना कुछ, जब आपने उसको ऑब्जर्व किया, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वो ऑलरेडी चल रहा था, उसके बाद आपने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया उसको, तो उसके बाद अगर एक्सेलरेट करोगे तो बच्चे उसका ग्राफ यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर वो कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, आएगा स्ट्रेट लाइन,
लेकिन ओरिजिन में से नहीं जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है ना। अब इसका ये तो हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर ये है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से आएगा। अगर वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ से, और वेलोसिटी नहीं जीरो है तो यहाँ से। तो आप पहले जीरो का कर लेते हैं, उसके बाद अलग दिखा देंगे। ये ले लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ हमने दिखा दिया बच्चों। इसके बाद देखो नेक्स्ट, इससे बनाएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। यहां डिस्टेंस कहीं मिल गई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो कैसा वो पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ अलग आएगा, ध्यान रखें इस बात का। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ आप देखें तो क्या बनेगा। पोजीशन ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन है और एक ही तरफ जा रही है, बैक मोशन नहीं है, ये ध्यान रखें आप। तो फिर ग्राफ कैसे आएगा बच्चों। अब देखो लगातार स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। स्पीड लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और स्पीड अगर इंक्रीज कर रही है इसका मतलब डिस्टेंस जो है पहले सेकंड में कुछ कम, कुछ डिस्टेंस थी, अगले सेकंड में और बढ़ेगी, उससे अगले में और बढ़ेगी, यानी पर सेकंड जो डिस्टेंस है बच्चे वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, लाइक दिस, इस तरह से ग्राफ आएगा। अगर जीरो से है, अगर वेलोसिटी क्या है बच्चों, जीरो से है, तो आप दिखा सकते हो, ओरिजिन से दिखा सकते हो। एक मिनट ऐसे दिखा सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि जीरो से स्टार्ट होगा। आप यहाँ खड़े हो ए पॉइंट पे और ओरिजिन यहाँ है, तो ऑलरेडी आपके और उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप है बच्चे। आप तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो ये एक्स नोट है। अगर ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होती फिर तो यहाँ से स्टार्ट होता। आप यहाँ खड़े हो, यहाँ आप गाड़ी यहाँ है और गाड़ी रेस्ट पे है यहाँ पर, तो रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ बेटे इसको पैरेलल दिखाना अपने, इसके थी शुरुआत में जीरो थी। अगर हम देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ v और t ग्राफ, अगर वो शुरुआत में उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड है और वो जीरो नहीं है तो फिर उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। लगा देखो स्ट्रेट लाइन आएगा, v फिक्स टाइम के साथ इक्वल चेंज हो रहा है। तो यहां से ग्राफ क्या बनेगा फिर, पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ x होगा, यहाँ t होगा। अब ऑलरेडी उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड है, जीरो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ जीरो नहीं दिखा सकते। तो यहाँ से ग्राफ एकदम से बेटे ऐसे उठेगा, इस तरह से जाएगा। यहाँ जीरो नहीं दिखाओगे, इसमें और इसमें ये फर्क आएगा, ध्यान रखना। वही मैं कह रहा था कि ग्राफ बहुत कुछ आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है बच्चों, तो उसको ध्यान से समझें कैसे आप दिखा सकते हो। क्लियर होगी बात। अब मेन बात देखो, ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब इसका ग्राफ बनाओ। अगर नेगेटिव का ग्राफ बनाएंगे, मान ले शुरुआत में कुछ ना कुछ स्पीड है, एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और मान लेते हैं बच्चे उसके अंदर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो मतलब क्या हुआ, पहले स्पीड थी 20, एक सेकंड के बाद स्पीड रह जाएगी 15, अगले सेकंड के बाद रह जाएगी 10, अगले सेकंड के बाद 5 और उससे अगले सेकंड के बाद 0। 1 2 3 4 0 है ये, 0 1 2 3 4 4 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, 0। तो मान लीजिए यहाँ ले लिया बच्चे 4 सेकंड, और जब टाइम 0 था तो उस टाइम स्पीड कितनी थी बच्चे उसकी, 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या आएगा, अब क्या केस बनेगा बताओ, बताओ जल्दी। वेलोसिटी जो है इसकी लगातार जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज करते हुए ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ 0 होगी बच्चे, क्या होगी यहाँ 0। उसके बाद वो होता बैक आई, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, उस तरफ उल्टा लग रहा है। इसके बाद आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो जाएगा वापस उल्टा जाएगा, स्पीड बढ़ेगी लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो ये ग्राफ आगे इसको क्रॉस करके दिखा सकते हो, कवर करके दिखा सकते हो। ये भी वीटी ग्राफ है। अब 2-3 बातें मेन नोट ध्यान से देखते हैं हम। ये ले लिया बच्चे हमने एक्स टी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, ये ले लिया हमने वी टी ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। तो इस पे कैसे बताओगे, देखो ध्यान से किस तरह से निकालेंगे इसको। एक ग्राफ ही ले लिया बेटे। देखो बेटे यहाँ पर इसका स्लोप निकालते हैं। इस जो ये लाइन इसके साथ एंगल बनाती है, अगर उस एंगल का मैं टेंजेंट ले लूँगा तो उसको स्लोप कहेंगे। टेंजेंट अब 9th क्लास के बच्चों को ध्यान नहीं होगा क्या होता है, लेकिन स्लोप का मतलब होता है बच्चे, यहाँ पर आप ऐसे निकालते हो, कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया, तो ये साइड डिवाइड बाई ये साइड, उसको स्लोप कहेंगे। इस साइड को इससे डिवाइड कर दो, स्लोप आएगा। ये साइड क्या है बेटा, चेंज इन पोजीशन। ये साइड क्या है, चेंज इन
टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कह रहे हो, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज स्पीड या वेलोसिटी आ गई, ठीक है। यहाँ देखो v का अगर चेंज देखोगे किसी भी दो पॉइंट पे, ये लाइन क्या बता रही है टाइम, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी, ये लाइन बता रही है v, ये आ जाएगा बेटा डेल्टा v, तो डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा टी ये बताएगा एक्सेलरेशन। आप ध्यान से देखो, यहाँ स्लोप जीरो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, और यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर जीरो है, तो अगर इसका स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चे, जीरो है, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। इस ग्राफ में देखो बेटे स्लोप लगातार कांस्टेंट है, लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है, ये जो हमने लिखा है डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, अगर ये स्लोप कांस्टेंट है, क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि एंगल में कहीं भी चेंज नहीं आ रहा। जब एंगल में चेंज नहीं आएगा इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है इसका मतलब स्पीड क्या है, ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी, इसका स्लोप क्या बताएगा बच्चों, एक्सेलरेशन, और इसका एरिया क्या बताएगा। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हम कर रहे हैं तो इसका एरिया जो बताएगा वो बताएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे मैं यहाँ ले लिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आप एरिया निकाल दो बस। मान लिया एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, और वो ऑब्जेक्ट चलते हुए बेटे यहाँ से जाते जाते इधर चला गया नीचे की तरफ, तो जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी है, ये v दे दिया, यहाँ टाइम दे रखा है, तो आपने क्या करना है बच्चे, इनका एरिया निकालना है। जो भी ट्रायंगल या जो शेप बनेगी उसका एरिया निकाल दो। तो डिस्टेंस तो आएगी टोटल एरिया जितना भी आया है, दिस एरिया, और इतने टाइम पे निकालना बच्चे ये वाला एरिया, दोनों एरिया को जोड़ दो। मान लें इसका एरिया 1 स्क्वायर मीटर है, इसका एरिया 3 मीटर स्क्वायर है, या 0.5 मीटर स्क्वायर है, तो डिस्टेंस आ जाएगी 1 प्लस 0.5 मीटर स्क्वायर, 1.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, ये ध्यान रखें आप, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट ये इस तरह से बात होगी, यहाँ से यहाँ तक गया तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था इस तरह से, और यहाँ आके रुक गया, रुकने के बाद वापस चल पड़ा इस तरफ, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, जहाँ से मुड़ जाता हो, यहाँ से यहाँ तक गया, वापस मुड़ कर यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों ये आई। तो कैसे निकालोगे, जितने भी उसने जब तक वो नहीं रुका तब तक जो उसकी पोजीशन थी वो डिस्टेंस कितनी है 1, प्लस अब वो चला गया नेगेटिव में, ये वाली घटा दो, माइनस 0.5, तो उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बेटा 0.5 मीटर। ओके, ये इस टाइप की बातें थी। इस पोर्शन को बच्चे ध्यान से समझना है। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का, आप मेरे पास पर्टिकुलरली व्हाट्सएप या मैसेंजर पे मैसेज छोड़ दीजिए, उसी टाइम उसका जवाब मिलेगा, क्योंकि ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये समझ में नहीं आया तो आगे आपको कोई ज़्यादा खास समझ में आने वाला नहीं है, तो इसलिए इन लेक्चर्स पे ज़रूर फोकस करें आप। थैंक यू वेरी मच।